के से कश्मीर नाम था और एस से सिंध नाम था दोस्तों। स्थान प्राप्त होता है पवित्र भूमि। क्या होता है दोस्तों? पवित्र भूमि। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेसफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के सवाल ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हाँ, एक बार है क्लाइव का नाम जो है द्वैत शासन के नाम में जरूर लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जनक पूछा जा रहा है दोस्तों, जनक पूछा जा रहा है। सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा। बहुत छात्र कमेंट कर रहे हैं सर पीडीएफ नहीं मिल रहा है। बिहार शिक्षक बहाली के लिए आधुनिक भारत के इतिहास का प्रश्न का पीडीएफ, वो वाला पोर्शन को सिलेक्ट करके आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ निकाल लीजिए और बाकी जो हमारा लेक्चर है वहाँ से उसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? मैं रवि प्रकाश। आप सभी लोगों का डिस्कवरी एच अकेडमी के यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है और क्रांतिकारी इस्तेकबाल है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी बिहार शिक्षक प्रारंभिक परीक्षा बीपीएससी आयोजित करेगी। 24 अगस्त उसके टेंटेटिव डेट है। उसी के संदर्भ में हम लोगों ने संभावित प्रश्नों की सूची को तैयार किया है, जिसमें कि इतिहास है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है और बिहार स्पेशल है। इसी के तत्वाधान में अभी जो सीरीज चल रहा है वो इतिहास का सीरीज चल रहा है। और इस इतिहास के सीरीज में दोस्तों मैं आपको बताऊं, एंशिएंट इंडिया कंप्लीट हो चुका है, मेडिवल इंडिया भी कंप्लीट हो चुका है और आधुनिक काल का इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास पर टोटल 7 वीडियो बनने हैं, जिसमें कि 3 वीडियो आ चुका है, अभी चौथा वीडियो शूट हो रहा है। तो चलते हैं आज के कड़ी में, हम लोग मिलते हैं आज के टॉप 30 संभावित प्रश्न से और मुझे उम्मीद है कि आपकी परीक्षा में यह काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। चलिए आज की कड़ी को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए चलते हैं हम लोग आज के सेशन को और शुरू करते हैं। प्रश्न है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में, आखिर था क्या ये। देखिएगा, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की जो स्थापना हुई थी ना दोस्तों, वो हुई थी 1901 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? स्थापना जो हुई थी वो 1901 में हुई थी। स्थापना 1901 में हुई थी। साथ ही साथ यह ध्यान रखिएगा, यह 1901 से 1917 तक चला था और याद रहे कि 1917 में जो है यह बंद हो गया था, यानी स्थगित हो गया था। यह जो है स्थगित हो गया था, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। 1917 में जो है ये स्थगित हो गया था। और इंपीरियल कैडेट कोर की जो स्थापना 1901 में हुई थी, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि युवाओं को वो कौन युवा? वह वैसे युवा जो 17 से 20 वर्ष की आयु के थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो 17 से 20 वर्ष की आयु के थे, उन युवाओं को क्या क्या सैन्य प्रशिक्षण दिया जा रहा था। सैन्य प्रशिक्षण, शिक्षा के संबंधी और अन्य जागरूकता वाले तत्वों पर बल दिया जा रहा था। और साथ ही साथ यह युवाओं को मद्देनजर करके केंद्रित करके यह किया गया था। अब ध्यान ये रखना है कि जो इसकी स्थापना हुई थी, इसका ऑफिस कहाँ कहाँ बनाया गया था। तो याद रखिएगा, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स के जो ऑफिस 2 जगह थे। पहला था कहाँ पर भैया? मेरठ में। और दूसरा कहाँ था भैया? याद रखिएगा, देहरादून में था। कहाँ था? देहरादून में था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कर्नल वाली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। कर्नल वाइली, इसकी हत्या हुई थी। मैं बताते हूँ, हाँ इसका मैं व्याख्या बताता हूँ, उत्तर अपने आप निकल के आ जाएगा। देखिएगा, कर्नल वाइली की जो हत्या है ये 23 अगस्त 23 कर्नल वाइली की हत्या के संदर्भ में दोस्तों 23 जुलाई 1909 को आरोप सिद्ध हो गया था। किसके ऊपर आरोप सिद्ध हुआ था? ये ध्यान रखिएगा, आरोप सिद्ध हुआ था मदन लाल ढींगरा का। मदन लाल ढींगरा ने इनकी हत्या की थी, कर्नल वाइली की। और इनके ऊपर आरोप सिद्ध कब हुआ? आरोप सिद्ध हुआ था 23 जुलाई 1909 ईस्वी को और इनको फांसी दे दिया गया था 17 अगस्त 1909 को। याद रखिएगा, फांसी दे दिया गया था। और ये आरोप जो सिद्ध हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा कहाँ पर सिद्ध हुआ था? लंदन में सिद्ध हुआ था। अब फांसी कहाँ दिया गया था? याद रखिएगा, पेंटावैली एक जेल था दोस्तों, पेंटावैली एक जेल था और उसी पेंटावैली जेल में इनको फांसी दी गई थी। याद रखिएगा, ये पूछेगा
कि पेंटावली जेल कहाँ पर है। संभवतः इस तरह से प्रश्न बनते भी और पूछा भी जा सकता है। तो याद रखिएगा पेंटावली जेल जो है दोस्तों लंदन में है। इसी जेल में जो है मदन लाल ढींगरा को जो है फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा इसका सवाल का उत्तर क्या होगा। देखिएगा पहला प्रश्न है, ऑप्शन है भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, ये गलत हो गया। दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1919, यही उत्तर सही होगा। फिर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। 1919 के अधिनियम के तहत ही जो है एक पद का, भारतीय उच्चायुक्त का पद का सृजन किया गया था दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी अधिनियम को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के भी नाम से जानते हैं। इस अधिनियम के एक नाम और है, उसे बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी बोलते हैं। अब हम बाकी अधिनियम के बारे में दोस्तों देख लेते हैं, उसकी विशेषता क्या क्या है। भारत काउंसिल अधिनियम जो है 1909, इसके तहत क्या हुआ था, तो याद रखिएगा दोस्तों इसके तहत सबसे बड़ा काम हुआ था, आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। याद रखिए किसकी व्यवस्था हुई थी दोस्तों, आरक्षण की व्यवस्था हुई थी। और इसमें किसे आरक्षण दिया गया था, तो याद रखिएगा सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर, सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर दोस्तों, सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर जो है दोस्तों मुसलमानों को आरक्षण दिया गया था दोस्तों। ये पहली मर्तबा इस तरह की बातें हुई थी कि निर्वाचन प्रणाली में मुसलमानों को आरक्षण दिया गया था 1909 के अधिनियम से। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस अधिनियम का एक नाम है मार्ले मिंटो सुधार, याद रखिएगा। और भारत सरकार अधिनियम का नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। और इसी अधिनियम के तहत जो है भारतीय उच्चायुक्त पद का सृजन किया गया था। याद रखिए दोस्तों, यहाँ से आरक्षण की बात शुरू हुई थी, मुसलमानों को निर्वाचन प्रणाली में आरक्षण दिया गया था। और इसी के तहत 1909 में भी 4 वर्गों को आरक्षण प्रदान किया गया था, जिसमें सिख थे, आंग्ल भारतीय थे, ब्रिटिश भारतीय थे और यूरोपीय थे। इनको भी आरक्षण मिला था। और साथ ही साथ भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भी 3 लोगों को निर्वाचन प्रणाली में आरक्षण मिला था। 3 वर्गों को ज़्यादा बोलना उपयुक्त तो होगा। पहला था दोस्तों दलितों को, दूसरा था दोस्तों महिलाओं को और तीसरा था दोस्तों श्रमिकों को। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ 1919 के अधिनियम से यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि द्वैध शासन प्रणाली का भी विकास हुआ था। याद रखिए किस प्रणाली का, द्वैध शासन प्रणाली का भी विकास हुआ था, इसी के तहत किया गया था। और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है, यह अधिनियम के तहत जो है द्वैध शासन प्रणाली को प्रांतों से हटा करके केंद्र में प्रांतों से समाप्त कर दिया गया था। ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और इस अधिनियम के तहत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 47 के तहत हम लोगों को आज़ादी की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 4 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, भाग नहीं लिया था। तो पहले ये जान लीजिए कि गोलमेज सम्मेलन होने का उद्देश्य क्या था। याद रखिएगा संवैधानिक विकास के लिए, संवैधानिक विकास के लिए गोलमेज सम्मेलन किया गया था। संवैधानिक विकास के सुधार के लिए, याद रखिएगा संवैधानिक विकास के सुधार के लिए दोस्तों। याद रखिए किसके लिए, संवैधानिक विकास के सुधार के लिए। अब सवाल उठेगा गोलमेज सम्मेलन हुआ कब कब था, तो याद रखिएगा ये 3 बार हुआ था। 1930 में हुआ था दोस्तों, उसके बाद 1931 में हुआ था और उसके बाद जो है 1932 में हुआ था। फिर सवाल पूछ सकता है कि ये कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा तीनों सम्मेलन कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। फिर सवाल पूछेगा गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन भाग लिया। याद रखिएगा तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे 1930, 1931 और 1932, इस तीनों गोलमेज सम्मेलन में अम्बेडकर साहब, बाबा अम्बेडकर साहब जो थे, बाबा साहब अम्बेडकर जो थे, उन्होंने तीनों में भाग लिया था। और इनके साथ एक पार्टी भी थी, मुस्लिम लीग की पार्टी, वो भी तीनों में भाग लिए थे दोस्तों। याद रखिएगा गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931 और 1932 तीनों हुए थे। और इस तीनों बैठक में बाबा साहब अम्बेडकर और मुस्लिम लीग दोनों भाग लिए थे। याद रखिएगा महात्मा गांधी सिर्फ और सिर्फ 1931 के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। याद रखिएगा महात्मा गांधी सिर्फ और सिर्फ 1931 के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और याद रखिएगा कांग्रेस पार्टी किस में भाग नहीं लिया था, क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा कांग्रेस पार्टी 1932 में भाग नहीं लिए थे। और साथ ही साथ मोहम्मद अली जिन्ना भी
इसी में भाग नहीं लिए थे। प्रश्न पूछा सकता है मोहम्मद अली जिन्ना जो थे किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। याद रखिएगा 1932 के गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। यह भी प्रश्न पूछा सकता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा कौन ऐसे आदमी या संस्था थी जिन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तीसरे में तो याद रखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर निकल के आ रहा होगा आपके पास तृतीय। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर कुछ कंट्राडिक्शन वाला पार्ट है, मैं बता देता हूँ। लेकिन याद रहे इतिहास में जो विवाद होता है वो सवाल पूछा नहीं जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर में पूछ दे किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, तो बहुत सारे पुस्तकों में तो सिर्फ तृतीय ही है, लेकिन बहुत पुस्तकों में प्रथम और तृतीय दोनों माना जाता है। तो लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या मानेंगे, सिर्फ प्रथम तृतीय को मानेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर है 5। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बहुत हिटेड टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये 1924 का अधिवेशन था और 1924 का कांग्रेस अधिवेशन था और ये कहाँ पे हुआ था, याद रखिएगा बेलगांव में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, बेलगांव में हुआ था। और बेलगांव कहाँ है दोस्तों, याद रखिएगा ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे और इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। इसमें से पूछ रहा है दोस्तों कौन सदस्य नहीं है, तो हम पूरा कैबिनेट मिशन के बारे में बता देते हैं, तुरंत आपको उत्तर मिल जाएगा। देखिए कैबिनेट मिशन के कब भारत आए थे, तो यह डेट पहले याद रखिएगा, ये था 24 मार्च 1946 को भारत आए थे। ये कब आए थे भारत में, 24 मार्च 1946 को। सवाल पूछेगा जब कैबिनेट मिशन भारत आया, जब भारत आया तो वहाँ पर ब्रिटेन का पीएम कौन था। जब ये भारत आया कैबिनेट मिशन, ब्रिटेन का पीएम कौन था, तो याद रखिएगा ब्रिटेन के पीएम थे कौन, क्लेमेंट एटली पीएम थे, सर क्लेमेंट एटली पीएम थे। अब सवाल उठता है कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो याद रखिए कैबिनेट मिशन में सदस्य की संख्या 3 थी। कितने थे, 3। और ये 3 कौन कौन हैं, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। 3 में हैं पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरा का नाम था सर अस्टोफोर्ड क्रिप्स, और तीसरा का नाम था A.V. अलेक्जेंडर। याद रखिएगा दोस्तों, इसमें कौन कौन सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर अस्टोफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। अब सवाल पूछा गया है कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, तो देखिएगा अब आपको उत्तर निकल के आ रहा होगा कि पैथिक लॉरेंस तो वहाँ है, अस्टोफोर्ड क्रिप्स भी है, A.V. अलेक्जेंडर भी है, तो कौन नहीं मिल रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बेबिल हो जाएगा। याद रखिएगा इसमें ये बेबिल इसके सदस्य नहीं थे। अब सवाल पूछेगा इस तीनों में अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे क्या थे, अध्यक्ष के पद पर थे। किसके पद पर थे, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष के पद पर थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछेगा कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया था, तो याद रखिएगा यह भारत इसलिए आया था ताकि भारतीयों का संविधान सभा का निर्माण किया जा सके, संविधान सभा का निर्माण किया जा सके। याद रखिएगा दोस्तों सवाल पूछता है कि किस योजना के तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ, तो कैबिनेट योजना ऑप्शन दे देगा, मिशन नहीं दे देगा कैबिनेट योजना। यह भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर है 7। नाउ और नेवर पंपलेट किसने लिखा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा, यह इसके बारे में पूरा लेक्चर देते हैं हम। नाउ और नेवर, इसके बारे में सबसे पहले जान लीजिए ये वर्ष घटना है 1933 की। कब की घटना है, 1933 की। याद रखिएगा एक विश्वविद्यालय है इंग्लैंड में और वह कैम्ब्रिज नामक शहर में है, इसीलिए उस विश्वविद्यालय का नाम है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। एक विश्वविद्यालय है इंग्लैंड में कैम्ब्रिज नामक शहर में जिसका नाम है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, और उसी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक छात्र पढ़ते थे जिसका नाम है रहमत अली चौधरी, जिसका नाम है दोस्तों रहमत अली चौधरी। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने बोला था अलग पाकिस्तान का मांग किया था, अलग PAKSTAN का मांग किया था, पाकिस्तान का मांग किया था, ऐसे करके। तो इन्होंने बोला था 5 शब्द, 1 2 3 4 और ये 5 3 मिलाकर था। तो याद रखिएगा ये 5 शब्द का मांग किया था और पहला शब्द था P से पंजाब नाम था, P से पंजाब नाम था, A से अफगानिस्तान नाम था, ठीक है, K से कश्मीर नाम था और S से सिंध नाम था दोस्तों। साथ ही साथ याद रखिएगा
TAN से बलूचिस्तान नाम याद रखेगा, बलूचिस्तान बोला। इतने प्रांत, 5 प्रांतों को लेकर पाकिस्तान बनेगा और इसी के मांगो, इसी 5 क्षेत्रों को, 5 प्रांतों को लेकर क्या बनेगा, पाकिस्तान बनेगा। और उन्होंने रहमत अली ने बनाया था, ये पाकिस्तान का अर्थ होता है पवित्र भूमि। क्या होता है दोस्तों, पवित्र भूमि। यह पूछ सकता है पाकिस्तान का अर्थ पवित्र भूमि। सवाल पूछेगा आप लोगों से दोस्तों फिर से कि रहमत अली चौधरी ने पाकिस्तान की मांग जो किया था किस आधार पर, तो पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान, ये 5 क्षेत्रों के आधार पर इसका मांग किया था। और इसी के मांग के लिए उन्होंने एक पत्रिका लिखा था, एक नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। याद रखिएगा इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, अभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के माध्यम से जो है नाउ और नेवर पंपलेट लिखा था। ये कौन लिखे थे, याद रखिएगा, रहमत अली चौधरी। अब देखिए यहाँ पर निकल रहा है आप लोग, कहीं उत्तर है रहमत अली, बिल्कुल। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं होगा, मोहम्मद इकबाल नहीं होगा, खफी खान नहीं होगा, ई नहीं होगा। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, रहमत अली उत्तर होगा। यह भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसीलिए 1933 में यह प्रकाशित हुआ था। यह भी दोस्तों ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस सेशन को ध्यान में रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट सवाल को और बढ़ते हैं। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। सती प्रथा का अभी हम इसके बारे में बहुत अच्छी सी जानकारी देंगे आपको। पहले इसका उत्तर देख लेते हैं। ए होगा, नहीं होगा। विलियम बेंटिक, यही इसका उत्तर होगा। कॉर्नवालिस नहीं होगा, कर्जन नहीं होगा। सबकी अलग अलग भूमिका है। पहले सती प्रथा के बारे में जान लेते हैं। याद रखिएगा, अगर पूछ दे सती प्रथा का सबसे प्राचीनतम जानकारी, प्राचीनतम जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, तो याद रखिएगा एरन के अभिलेख से मिलती है। किस अभिलेख से, एरन के अभिलेख से। और यह भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि एरन का अभिलेख कौन लिखा है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसके लेखक हैं भानुगुप्त। इसके लेखक कौन है दोस्तों, इसके लेखक हैं भानुगुप्त। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यह सवाल पूछा जाए कि सती प्रथा में, सती प्रथा की प्राचीनतम जानकारी कहाँ से मिलती है, एरन अभिलेख और भानुगुप्त के अभिलेख से। फिर सवाल पूछ सकता है यह किस काल का है, तो याद रखिएगा दोस्तों यह घटना जो है, ये जो साक्ष्य मिले हैं, ये गुप्त काल का है। किस काल का है दोस्तों, ये गुप्त काल का है। फिर आपसे पूछा सकता है कि सती प्रथा में होता क्या था, तो याद रखिएगा अगर कोई पुरुष मर जाते थे, मृत्यु हो जाती थी, तो उनके देह अवसान हो जाता था, तो उनके साथ में उनके पत्नी को भी चिता पर जबरदस्ती, जबरन उनको उसमें झोंक दिया जाता था, जला दिया जाता था, ये था। लेकिन आधुनिक भारत काल के इतिहास में जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है मॉडर्न इंडिया में विलियम बेंटिक लगाए थे। याद रखिएगा राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, एक बहुत बड़ा नाम है ये। राजा राम मोहन राय के सहयोग से, राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिक जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाए थे। दोस्तों ये ध्यान में हम लोग रखेंगे, सती प्रथा प्रतिबंध जो है राजा राम मोहन राय के सहयोग से ये लगाए थे। नेक्स्ट इसके आगे बढ़ें, इससे पहले और इसमें कुछ कुछ बातें हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी कड़ी में यह भी जानना आवश्यक है दोस्तों कि वारेन हेस्टिंग क्या किया था, कॉर्नवालिस क्या किया था और कर्जन क्या किया था, ये भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए दोस्तों इसी कड़ी में हम लोग देखते हैं अब कॉर्नवालिस का काम को। याद रखिएगा परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी प्रथा वाले बात में बताया था। 19% अंग्रेज शासित भारत में भूमि जो हुई थी, जमींदारी प्रथा पड़ी थी, और उसमें कौन कौन था, बिहार, बंगाल और उड़ीसा था। बाकी यह देखिए कर्जन जो है 1904 में विश्वविद्यालय आयोग का स्थापना किया था, 1904 में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किया था, 1905 में बंगाल विभाजन से जुड़ा हुआ था। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सब है, यह हम लोग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया, तो इसको पहले जान लेते हैं। याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ देखिएगा, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है ना कर्जन, इसी कर्जन के बारे में हम बता रहे हैं। लॉर्ड कर्जन जो है, लॉर्ड कर्जन जो है इससे जुड़े हुए थे और यह 1900 में हुआ था। याद रखिएगा कर्जन जो है साहूकारों से, कर्जन जो है साहूकारों से, कर्जन जो है साहूकारों से किसानों को बेमुक्त ब्याज दरों से बचाने के लिए ये किया गया था पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम।
इससे इनको बचाने के लिए यह किया गया था पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम। याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यह कब हुआ था दोस्तों? 1900 ईस्वी में हुआ था। यह भी ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पूछा सकता है पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम किसके समय में हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। उद्देश्य अगर पूछ दे, साहूकारों और किसानों के बीच में हो रहे विवादों के संबंध में पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम जो है लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। यह भी हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां, और 10वां को हम लोग देखते हैं दोस्तों। 10वां देखेंगे, राज्य विभाग की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य विभाग, इसके बारे में अभी हम लोग लेक्चर देंगे। स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी, यह भी देखिएगा दोस्तों। इसमें होगा ए महात्मा गांधी नहीं होगा, जे नेहरू नहीं होगा, जे बी पंत नहीं होगा, गोविंद वल्लभ पंत इसका परिणाम होता है। इसका उत्तर होगा डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखिएगा, भारत में राजनीतिक एकीकरण के लिए 1947, याद रखिएगा 1947 में भारत में राजनीतिक एकीकरण करने के लिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा राज्य विभाग की स्थापना की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 11 है, यह कथन है, मैं बता रहा हूँ, पहले से बोल रहा हूँ, आधुनिक काल के इतिहास में, मॉडर्न इंडिया में कथन वाले टाइप से सवाल एक आध एक पूछे जा सकते हैं, और इस पर आप लोग गौर कीजिएगा। मेरा ऐसा अनुमान है, संभावना मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह के एक आध प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर यह पूछ लिया है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा है? याद रखिएगा, यह है W हंटर ने लिखा है। द इंडियन मुस्लिम नामक एक पुस्तक थी, उसी पुस्तक में इस कथन का जिक्र किया गया है दोस्तों। काफी महत्वपूर्ण है, इसे हम लोग ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर है बाबू वीर कुंवर सिंह। इसका उत्तर होगा दोस्तों बाबू वीर कुंवर सिंह। अब इनके बारे में देख लेते हैं। ये जगदीशपुर के थे, याद रखिएगा। ये कहाँ से थे दोस्तों? ये जगदीशपुर से थे। और जगदीशपुर तत्कालीन समय में कहाँ आता है दोस्तों? याद रखिएगा, जगदीशपुर जो है भोजपुर में, वर्तमान समय में ये कहाँ है? भोजपुर में। ये 80 वर्ष की आयु में अंग्रेजों के दांत को खट्टे कर दिए थे, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है ये। और एक सवाल और पूछा सकता है कि बाबू वीर कुंवर सिंह तो किस वंश के कहलाते थे? तो याद रखिएगा, महाराजा भोज के ये लोग वंशज थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बाबू वीर कुंवर सिंह किस वंशज के थे? तो याद रखिएगा, महाराजा भोज के ये वंशज थे। महाराजा भोज के ये वंशज थे। बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल ये। प्रश्न नंबर 12 के बाद 13 को देखेंगे दोस्तों। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? याद रखिएगा, इसमें NG रंगा नहीं होगा, नंबूदरी पाद नहीं होगा, स्वामी शाहजानंद, सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। यह ध्यान में रखिएगा। लखनऊ में, याद रखिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन बने थे? ये याद रखिएगा, स्वामी शाहजानंद सरस्वती जी बने थे। स्वामी शाहजानंद सरस्वती क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। याद रखिएगा, क्या बने थे दोस्तों? ये अध्यक्ष बने थे। अब ये ध्यान में रखिएगा कि सचिव के पद पर कौन थे? तो NG रंगा देखिए, ये जो है ना सचिव के पद पर थे दोस्तों, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये किस पद पर थे? सचिव के पद पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा दोस्तों। मुझे फिर देखिए कथन आया दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आधुनिक भारत के इतिहास में एक ना एक स्टेटमेंट को जरूर इस तरह से पूछने की संभावना बनती है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है, और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते हुए होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए मैं सहायक बन सकूं। यह कथन जो है, यह कथन किसका है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी हम लोग ध्यान रखेंगे। यह भी हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे। क्या किसका कथन है? याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन का कथन है। ये किसका कथन है दोस्तों? लॉर्ड कर्जन का। कर्जन कार्यकाल याद रखिएगा 1899 से 1905 तक ये रहे थे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और उसे देखते हैं। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर की हत्या या गोली मार के किसने की थी? याद रखिएगा, यह पहले हत्या हुआ क्यों? इसका उत्तर तो बहुत आसान है। इसका उत्तर होगा डी उधम सिंह। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? डी उधम सिंह। अब है लंदन में 13 मार्च सर माइकल डायर की हत्या। पहले यह जान लेते हैं ऐसा हुआ क्यों था। याद रखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था ये? 13 अप्रैल 1909 को हुआ था दोस्तों। 13 अप्रैल
19 को हुआ था, सॉरी मैं बोलने मिस्टेक कर गया। और इसी घटना के बाद एक बहुत बड़ी घटना घटी थी कि महात्मा गांधी जो है एक उपाधि का त्याग के थे, और उस उपाधि का नाम क्या था? उस उपाधि का नाम था कैसरे हिंद। उस उपाधि का नाम था कैसरे हिंद। उपाधि का त्याग कौन करते थे? महात्मा गांधी। इसी घटना से आहत होकर जो है उधम सिंह जो है लंदन में जाकर के सर माइकल ओडायर को गोली मारकर हत्या कर दिए थे। वो कौन है? उधम सिंह। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मदन लाल ढींगरा का यहाँ पर नहीं आएगा, याद रखिएगा। मदन लाल ढींगरा का हमने क्वेश्चन का जिक्र कर चुका है। देखिए मदन लाल ढींगरा भी पूछा सकता है, अक्सर लोग फंसते हैं यहाँ पर। मदन लाल ढींगरा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ाया था कर्नल वायली। मदन लाल ढींगरा 23 जुलाई 1909 और लंदन में इनको फांसी हुई थी पेंटावली जेल में, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 में हुआ था ये। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 16 नंबर प्रश्न दोस्तों, और 16 नंबर प्रश्न है 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के सवाल बनते हैं तो याद रखिएगा लॉर्ड जॉर्ज होगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें सिंपल याद रखिएगा। और याद रखिएगा 1919 वाले अधिनियम में जो आया था तो इसमें क्या क्या काम हुआ था? इसमें याद रखिएगा कि सिखों को सांप्रदायिक निर्वाचन में आरक्षण में लाभ मिला था। इसके अलावा ब्रिटिश यूरोपीय को उसके अलावा ब्रिटिश यूरोपीय थे, इसके अलावा कौन थे? यूरोपीय लोग थे, और उसके बाद आंग्ल भारतीय थे। ये 4 वर्गों को जो है यहाँ पर आरक्षण में लाभ मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग ध्यान रखेंगे इनके 17 नंबर, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यह मैं पहले भी पढ़ाया हूँ, मेरे पहले के वीडियो में देखिएगा, होगा ये शायद दूसरा या पहला वीडियो में होगा। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। मैं पहले भी बताया हूँ, मैडम रुस्तम कामा जो है सर्वप्रथम झंडा फहराने का श्रेय इन्हीं को जाता है। और इन्होंने ही सर्वप्रथम जो है जर्मनी के स्टुटगार्ट में 22 अगस्त 1907 ईस्वी को जर्मनी के स्टुटगार्ट में 22 अगस्त 1907 ईस्वी को जो है इन्होंने झंडा फहराया था। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सवाल। बाकी जो है श्रीमती एनी बेसेंट जो है ये कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष बनने वाली महिला थी, और सरोजिनी नायडू जो है भारतीय महिला पहली थी जो अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखेंगे, समाजवाद का समर्थक कौन था? 1933 में ब्रिटिश शासन देशी। देखिए मैं फिर बोला था ना कि मॉडर्न इंडिया में ना आज कोई कथन टाइप के सवाल पूछने की संभावना बनती है, और इस तरह के सवालों को जरूर ध्यान में रखिएगा। तो इसके जमींदारवाद और पूंजीवाद को खाक फेंकना चाहता था। इसमें से ऑन एंड ओनली कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर होगा। कथन वाले सवाल में सिर्फ और सिर्फ यही ध्यान में रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ध्यान में रखेंगे, चिटगांव शस्त्र छापामार योजना बनाई गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका उत्तर है किसने बनाई थी? सूर्य सेन ने। अब याद रखिएगा दोस्तों चिटगांव कहाँ है? याद रखिएगा चिटगांव जो है अभी आज के वर्तमान भारत से बाहर है चिटगांव, और चिटगांव बांग्लादेश में है। चिटगांव कहाँ है? बांग्लादेश में है। अब सवाल उठता है ये हुआ कब था? याद रखिएगा 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को। कब हुआ था ये घटना? 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट पूछा जा सकता है। 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को चिटगांव। और चिटगांव कहाँ है? तो बांग्लादेश में। नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग, 20 नंबर देखेंगे, क्रांतिकारी गतिविधि के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? प्रश्न पूछ रहा है कौन सी पत्रिका ऐसी है जो क्रांतिकारी गतिविधि से नहीं जुड़ी हुई है। तो हम सबके बारे में बताएंगे, उत्तर अपने आप निकल के चले आएगा। याद रखिएगा संध्या एक क्रांतिकारी पत्रिका है, और बांधव उपाध्याय जो थे इसके संपादक थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्रांतिकारी पत्रिका है। इसके उपाध्याय इसके साथ कौन है? याद रखिएगा, आप लोग सुनकर लिख लीजिएगा, बांधव उपाध्याय। युगांतर एक क्रांतिकारी पत्रिका है, और बारेंद्र घोष, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, बारेंद्र घोष। याद रखिएगा बारेंद्र घोष 1906 ईस्वी में। बारेंद्र घोष के साथ 2 व्यक्ति और थे, भूपेंद्र दत्त थे, एक और थे। वो तीनों मिलकर जो है युगांतर को 1906 ईस्वी में निकाले थे। गदर जो है सैन फ्रांसिस्को से निकला था, और यह भी क्रांतिकारी पत्रिका था। ये तीनों क्रांतिकारी पत्रिका था, और लाला हरदयाल नाम जो थे वही निकाले थे। बाकी यंग इंडिया जो है यह महात्मा गांधी निकाले थे, और यह अहिंसात्मक पत्रिका था। तो जब पत्रिका ही अहिंसात्मक है तो क्रांतिकारी कैसे होगा? इसीलिए इसका उत्तर पूछ रहा है कौन नहीं होगा। इसका उत्तर हो जाएगा डी। याद रखिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? डी।
नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21 की ओर। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव, किस दल पर चुनाव लड़ा था? तो इसका याद रखिएगा दोस्तों, इसका उत्तर होगा उदारवादी दल। ये कब घटना घटी थी? तो याद रखिएगा दोस्तों 1892 में। कब हुई थी दोस्तों? 1892 में। याद रखिएगा दोस्तों, इसी समय में एक अधिनियम भी आया था, उस अधिनियम को हम लोग बोलते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसी समय एक अधिनियम भी आया था 1892 का भारत परिषद अधिनियम। याद रखिएगा, अधिनियम को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? एक्ट बोलते हैं। प्रश्न पूछेगा कि भारत परिषद अधिनियम 1892 का एक्ट में क्या काम हुआ था? याद रखिएगा दोस्तों, इस अधिनियम के तहत जो है पहली बार भारतीयों को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई थी। भारतीयों को पहली बार बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई थी। याद रखिएगा, इससे पहले नहीं था। नेक्स्ट क्या अधिकार नहीं मिला? याद रखिएगा, मतदान करने का अधिकार। बजट पर बहस करने का शक्ति तो मिला, बजट पर बहस करने की शक्ति मिली थी, लेकिन बजट पर मतदान करने का अधिकार नहीं मिला और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी नहीं मिला। प्रश्न पूछेगा इस अधिनियम में क्या काम हुआ? तो 3 काम हुए थे, जिसमें कि एक हम लोग के पक्ष में था, 2 नहीं था। पहला पक्ष में क्या था कि बजट पर बहस करने की शक्ति मिली, और 2 क्या नहीं मिला? बजट पर मतदान करने का अधिकार हम लोग को नहीं मिला, और साथ ही साथ क्या नहीं मिला? पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार हम लोगों को नहीं मिला दोस्तों। ये 21 नंबर सवाल हो गया दोस्तों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और स्वराज दल की स्थापना स्वराज दल की स्थापना किसकी असफलता के बाद हुई थी? याद रखिएगा दोस्तों, 1920 ईस्वी में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी के बाद स्वराज दल की स्थापना हुई थी, और यह कब हुआ था? याद रखिएगा 1934 में हुआ था दोस्तों। 2 व्यक्ति ने मिलकर किया था। याद रखिएगा, कौन 2 व्यक्ति ने मिलकर किया था? इसका मोतीलाल नेहरू और CR दास। याद रखिएगा, CR दास और मोतीलाल नेहरू। CR दास दोस्तों यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा गया है, यह 1923 में हुआ था, और 2 व्यक्ति मिलकर किए थे, CR दास और मोतीलाल नेहरू। ये 2 लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह भी ध्यान में रखिएगा। सविनय विज्ञान आंदोलन जो है 1930 से संबंधित है। बाकी रॉलेट एक्ट 1919 से संबंधित है। बाकी फिर चंपारण सत्याग्रह 1917 से संबंधित है। मैं सब बता चुका हूँ ये सब पहले के वीडियो में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और आगे 23वां नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 23वां नंबर सवाल क्या है? स्वराज दल की स्थापना। 23वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों वही रिपीट हो गया है। 24वां देखेंगे, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कैबिनेट मिशन। ये इस पर लेक्चर भी देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसका उत्तर देख लेते हैं। देखिएगा, पहले मैं बता देता हूँ लेक्चर। ये कब आए थे भारत में? याद रखिएगा 24 मार्च 1946 ईस्वी को आए थे दोस्तों। ये 24 मार्च 1946 को। तो क्या देखिए इसमें कोई ऑप्शन है क्या? इसमें नहीं है। तो याद रखिएगा ये उत्तर गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। इसका उत्तर क्या होगा? ई होगा। अब ध्यान रखिएगा कि 24 मार्च में भारत को आए थे, और इसमें कितने सदस्य थे? याद रखिएगा इसमें 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3। पहले बोल चुका हूँ मैं। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर, और कौन था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ही क्या थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। मैं ये भी बताया कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो ब्रिटेन का PM कौन था? तो सर क्लीमेंट एटली था। याद रखिएगा, सर क्लीमेंट एटली था। अब सवाल अक्सर लोग यहाँ फंसते हैं, कैबिनेट मिशन और क्रिप्स मिशन। कैबिनेट मिशन और क्रिप्स मिशन दोनों में लोग फंसते हैं, तो मैं आज क्लियर कर देता हूँ। जब भी इस तरह के सवाल आए तो याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन 24 मार्च को भारत आया था 1946 में, और क्रिप्स मिशन जो है दोनों का डेट में 1 दिन का अंतर है, माह में अंतर नहीं है दोस्तों। ये 23 मार्च होगा और डेट जो होगा 1942 होगा। क्रिप्स मिशन जो है 23 मार्च 1942 को आया था, और कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1946 को भारत आया था। इसका आने का उद्देश्य मैं बता चुका हूँ, आगे पीछे प्रश्नों में बताया हूँ। संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए और भारतीयों का एक संविधान सभा हो, उसके लिए। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ेंगे। 25वां नंबर सवाल।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन गलत उत्तर है, इंडियन एसोसिएशन यही सही उत्तर है दोस्तों। बाकी इंडियन नेशनल यूनियन ये गलत है, इंडियन लीग गलत है, ई गलत है। याद रखिएगा इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना जो है पूर्ववर्ती पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था पूछा है दोस्तों, यानी इससे पहले कौन था? इंडियन एसोसिएशन था दोस्तों, ये याद रखिएगा। अब ये सवाल पूछेगा इसकी स्थापना कौन किया था, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना जो है 1876 ईस्वी में आनंद मोहन बोस और एस.एन. बनर्जी ने किया था। याद रखिएगा आनंद मोहन बोस और एस.एन. बनर्जी ने किया था। इसकी स्थापना कौन किया था? आनंद मोहन बोस। 1875 में दोस्तों स्थापना हुई थी, 1875 में, और दो लोगों ने मिलकर किया था, आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, और एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है इसकी स्थापना दो लोग मिलकर किए थे। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यही बाद में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया और ये नाम से जाना जाने लगा। प्रश्न नंबर 26 की ओर देखते हैं। द्वैध शासन का जनक किसको कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। इसका उत्तर होगा सर लियोनेल कार्टिस होगा इसका उत्तर। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हाँ, एक बार है क्लाइव का नाम जो है द्वैध शासन के नाम में जरूर लिया आता है, लेकिन यहाँ पर जनक पूछा जा रहा है दोस्तों, जनक पूछा जा रहा है। तो जनक जैसे ही आएगा तो याद रखिएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जनक जैसे ही पूछेगा तो इसका नाम उत्तर हो जाएगा कार्टिस हो जाएगा इसका उत्तर दोस्तों। इसे ही दोस्तों हम लोग जो है एक और नाम से जानते हैं, इसे ही हम लोग जो है दोस्तों इसको हम लोग डायरची के भी नाम से जानते हैं दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। द्वैध शासन को डायरची भी कहा जाता है, डायरची भी कहा जाता है दोस्तों, ये भी हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, द्वैध शासन के बारे में। एक चीज और जान लीजिए कि द्वैध शासन हमारे भारत में किस अधिनियम से लगा था? प्रांतों में, तो 1919 के अधिनियम से लगा था। प्रांतों में किस अधिनियम से लगा था दोस्तों? 1919 के अधिनियम से लगा था। अब पूछेगा हटा किससे था? याद रखिएगा 1935 से हटा था दोस्तों, ये भी ध्यान में रखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना। अभी मैं आगे बताया था स्वामी सहजानंद के बारे में, स्वामी सहजानंद के बारे में बताया था 1936 में था दोस्तों। इसमें कहीं लेकिन किंतु परंतु नहीं है, ये बिल्कुल 1936 होगा, ए इसका उत्तर सही होगा, ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? याद रखिएगा ये व्यक्ति एस.एन. बनर्जी कैसे व्यक्ति थे? जो अंग्रेज के शासन में 1869 ईस्वी में जो है सिविल सर्विस की परीक्षा को पास किए थे, सिविल सेवा परीक्षा को पास किए थे। याद रखिएगा सिविल सेवा परीक्षा को ये पास किए थे, और जब ये पास किए थे तो इनकी नौकरी कहाँ पर इनको लगी थी, सेवा देने का मौका मिला था? तो याद रखिएगा असम में ये सेवा अपनी दे रहे थे। कहाँ पर दे रहे थे? असम में। फिर सवाल पूछेगा आपसे दोस्तों कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी असम में सेवा दे रहे थे, कब इनको हटाया गया? तो 1874 में। कुछ कारण हो गया था, उसी वजह से 1874 में जो है इनके पद से इनको हटा दिया गया था अंग्रेज शासन काल में। यह काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29 को हम लोग बढ़ते हैं और 29 को देखते हैं। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? याद रखिएगा दोस्तों इसका उत्तर होगा लॉर्ड लिटन। क्या होगा दोस्तों इसका उत्तर? लॉर्ड सी होगा दोस्तों, यहाँ पर सी, यहाँ पर बी लिखा होगा, बी होगा, यहाँ पर सी होगा, लॉर्ड लिटन होगा दोस्तों। याद रखिएगा लॉर्ड लिटन के शासनकाल में होगा दोस्तों। नेक्स्ट और अंतिम सवाल दोस्तों आज का देखेंगे, 30वां नंबर का सवाल, किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। पहले इसका पूरा लेक्चर देते हैं दोस्तों, अपने आप उत्तर आपका निकल जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा नियामक अधिनियम बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं इसको? नियामक अधिनियम। एक्ट को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? अधिनियम बोलते हैं। अब सवाल पूछेगा आपसे कि रेगुलेटिंग एक्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे? नियामक अधिनियम। फिर सवाल यह बन सकता है यह अधिनियम कब आया? तो याद रखिएगा यह अधिनियम जो है 1773 में आया। कब आया दोस्तों? 1773 में। देखिए 1773 है इसमें कहीं क्या? बिल्कुल है, ये बी नंबर। देखिए यहाँ फिर से सी लिखा हुआ है दोस्तों, ये बी होगा।
और यहाँ पर सी होगा। मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से, इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। अब सवाल पूछेगा कि रेगुलेटिंग एक्ट जब भारत में हुआ था तो किस समिति की सिफारिश पर हुआ था, तो याद रखिए गुप्त समिति की सिफारिश पर हुआ था। किस समिति के, गुप्त समिति के सिफारिश पर हुआ था। फिर सवाल पूछेगा जब रेगुलेटिंग एक्ट भारत पास हुआ उसमें ब्रिटेन का पीएम कौन था, ये भी ध्यान रखिएगा, लॉर्ड नॉर्थ। कौन पीएम था दोस्तों, लॉर्ड नॉर्थ ब्रिटेन के पीएम थे, यह भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब क्वेश्चन पूछेगा रेगुलेटिंग एक्ट आया तो क्या क्या काम हुआ था। कार्य में जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो याद रखिएगा 1774 में है ना दोस्तों, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, एक सुप्रीम कोर्ट, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों, वो याद रखिएगा, वो हुआ था कलकत्ता में। कहाँ हुआ था दोस्तों, कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था दोस्तों। और कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, इस सर्वोच्च न्यायालय में कितने जज थे, याद रखिएगा 4 सदस्यीय था। कितने सदस्य था, तो इसमें 4 सदस्य होते थे, याद रखिएगा दोस्तों। इस 4 सदस्य में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 सदस्य न्यायाधीश थे। तो एक मुख्य न्यायाधीश और 3 सदस्य थे, 3 सदस्य थे, यानी टोटल कितने थे, 4। याद रखिएगा ये स्थापना कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। प्रश्न पूछेगा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम से हुई दोस्तों, याद रखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट से हुआ था। और पूछेगा 4 सदस्य का नाम क्या था और मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था, याद रखिएगा मुख्य न्यायाधीश का नाम था सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे। और 3 सदस्य न्यायाधीश कौन थे, दूसरे चैम्बर्स, दूसरा तीसरा लैमिस्टर और चौथा हाइड। ये 3 नाम हैं उसके सदस्य न्यायाधीश के, याद रखिएगा दोस्तों, चैम्बर, लैमिस्टर और हाइड। में रिपीट कर देता हूं कि सर एलिजा इम्पे सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन हुआ था उसके मुख्य न्यायाधीश थे और उनके साथ में 3 सदस्य न्यायाधीश थे जिसका नाम था चैम्बर्स, लैमिस्टर और हाइड। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखिएगा इसमें एक काम और हुआ था कि बंगाल में जो पहले गवर्नर का पद था, बंगाल में पहले कौन सा पद था, गवर्नर का, अब वो जो है गवर्नर जो था अब उसके पद की शक्ति को बढ़ा दिया गया। अब इसको 3 क्षेत्र का प्रेसिडेंसी मिल गया था, बम्बई का, मद्रास का और बंगाल का। बम्बई, मद्रास और बंगाल, इन तीनों क्षेत्रों का अधीक्षण और निरीक्षण करने का अधिकार गवर्नर को मिल गया था। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इतनी सारी बातें मैं बताया हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा। और याद रहे, बहुत छात्र कमेंट कर रहे हैं सर पीडीएफ नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों याद रखिए मॉडर्न इंडिया का जो कोर्स का पीडीएफ पूरा डाला हुआ है हमारे डिस्कवरी आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से। आप जुड़ जाइए, वहाँ पर जैसे जुड़िएगा तो ज्वाइन का बटन आएगा, ज्वाइन के बटन से क्लिक कर लीजिएगा और वहाँ पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर जो है मॉडर्न इंडिया का पीडीएफ से पहले लिखा हुआ है बिहार शिक्षक बहाली के लिए आधुनिक भारत के इतिहास का प्रश्न का पीडीएफ, वो वाला पोर्शन को सिलेक्ट करके आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ निकाल लीजिए और बाकी जो हमारा लेक्चर है वहाँ से उसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं दोस्तों। और यदि हमारी वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारा क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छा लग रहा है तो ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद अवश्य दें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।